हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चंस को लेके, और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आते हैं, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे इस वीडियो में, वो आपके टर्म 2 के लिए चाहे किसी भी ईयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि वेक्टर एंड 3D का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाला है, और पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वेक्टर एंड 3D बहुत बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। हम हर चीज़ को आपको अच्छे से समझा के आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द पार्ट 2, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने पूरे 3D को विजुलाइज करके ज्योमेट्रिकली अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, ताकि आपको जन्म जन्मांतर तक कॉन्सेप्ट याद रहे। तो अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3D का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फील कर पाएंगे। इनफैक्ट हमने ये भी बोला था कि अगर बच्चों का पूरी तरह से वेक्टर एंड 3D के कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस को बनाते वक्त जो हम थ्योरी को समझाते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं पूरे एक्सपेंड करके, अगर उस चीज़ को समझते हुए वो आगे बढ़ जाए तो वेक्टर एंड 3D उसका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन छूटा हुआ था CBSE 2020 का 6 मार्क्स का, उसे कंप्लीट करेंगे, और CBSE 2019 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। CBSE 2019 और CBSE 2018, उसके नीचे जितना भी हो सके 30 मिनट के लेक्चर में। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो बाकी का क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं CBSE 2020 के क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। अब सीधे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो सेक्शन डी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 2, 1 and -1 and is perpendicular to the line of intersection of planes this and this। फिर आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन thus obtained and the y एक्सिस। जो प्लेन आपका लिखना था उसके साथ y एक्सिस का कितना एंगल बनेगा वो भी निकालिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द पॉइंट। तो भैया आपके पास मान लीजिए एक प्लेन है ऐसे, और इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो किससे पास कर रहा है। तो आपका पासिंग वाला पॉइंट दिया हुआ है 2, 1 और -1, जो कि a है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड, ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ये जो हमारा प्लेन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है हमारा वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है। और किसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? दो प्लेन का। अब इसको जरा समझिएगा, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पे एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए। अगर प्लेन के नॉर्मल, जो भी आपका इसका नॉर्मल हो 90 डिग्री, अगर हमको इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a, b, c मालूम हो, तो इसका प्लेन का इक्वेशन हम बहुत ही आराम से वेक्टर मेथड से भी एंड कार्टेशियन मेथड से भी लिख सकते हैं। वेक्टर मेथड से हम लोग लिखते हैं x - x1 इंटू a, फिर प्लस b इंटू y - y1 प्लस c इंटू z - z1 इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन के इक्वेशन होता है जो x1, y1, z1 से पास कर रहा था, जो 2, 1, -1 है। और a, b, c जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो हो जाता है आपका r वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट n वेक्टर। और यही जो n वेक्टर है वो a, b, c जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर होता है। और a वेक्टर आपका ये जो 2, 1, -1 है वो होता है। कैसे होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। ये क्यों होता है, इसको भी बराबर जीरो क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। वेक्टर फॉर्म देखिए, सबसे पहले तो एक प्लेन है आपके पास, और प्लेन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट मालूम है। अब वो पॉइंट उस प्लेन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, हमको दिया गया है वो पॉइंट, और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो जरा सोचिए कि पूरे प्लेन का, प्लेन तो छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, उस पर अगर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो वो वेरिएबल पॉइंट होगा। किसी भी चीज़ का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है, पहले ये समझिए। ऐसा
इक्वेशन लिखने का क्या मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो हमारे केवल उस प्लेन को सेटिस्फाइड करे और प्लेन के बाहर के पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करे। कोई भी कर्व का इक्वेशन का मतलब यही होता है कि अगर वो इक्वेशन लिखा जाएगा तो मात्र उस कर्व के ऊपर के पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा और एक भी पॉइंट अगर उस कर्व के बाहर जाता है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अगर प्लेन के ऊपर मेरा एक पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, उसमें से हम वेरिएबल पॉइंट मानेंगे एक्स वाई जेड, कहीं भी उसको अगर गिवन पॉइंट जो हमें दिया गया है उससे मिला दें और हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है उसको देखा जाए तो ये वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चाहे उस प्लेन के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, वो हमेशा उसके नॉर्मल ही होगा ज्वाइन करेंगे तो आप। और अगर उस प्लेन के ऊपर पॉइंट नहीं लेके बल्कि दूसरे जगह लोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट जो गिवन है वो तो प्लेन के ऊपर है और अगर आप दूसरे जगह पॉइंट ले लिए तो वो तिरछा हो जाएगा, ये 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये r माइनस ए वेक्टर से हमारा वो लाइन वेक्टर आ जाता है जो एक गिवन पॉइंट ए है और r वेक्टर जो दिया है उस प्लेन के ऊपर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसको ज्वाइन कर दिए तो एक r माइनस ए वेक्टर आ गया और डॉट जो नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ डॉट कर दिए, 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो ये है कि ये n वेक्टर निकाले कैसे, ए वेक्टर तो हमको मालूम है। तो यही जो हमको नॉर्मल दिया है वो बताया जा रहा है कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के नॉर्मल है। अब जो दो प्लेन होता है अगर एक साथ आपको दिया है, जरा समझिएगा, एक प्लेन ये है मान लीजिए और दूसरा प्लेन हमारा ये है, दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा मतलब वो वेक्टर, वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसी के परपेंडिकुलर हमारा ये प्लेन था। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन आता है, आपको भी मालूम होगा कि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक लाइन आता है। अब वो जो लाइन है हमारा उसके परपेंडिकुलर हमारा ये प्लेन है। अब ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वही इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होगा। अब इसके जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, याद रख लीजिएगा कि दोनों प्लेन के जो नॉर्मल्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग आ जाएगा। कैसे, उसे भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आप पहले प्लेन पे नॉर्मल खींचें और दूसरे प्लेन पे नॉर्मल खींच लिए, पहले प्लेन पे और दूसरे प्लेन पे नॉर्मल। अब जरा सोच के देखिएगा कि अगर आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसा वेक्टर आपको मिलेगा जो इस नॉर्मल वेक्टर n1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और n2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट देता क्या है, ऐसा वेक्टर जो गिवन जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिए थे उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ही आप दोनों वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे वैसे ही वो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग ही वेक्टर आएगा, क्योंकि वो वेक्टर जो आपका क्रॉस लेने से आया है और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पक्का पैरेलल होंगे। तो इसलिए जो नॉर्मल वेक्टर हमारा होगा, नॉर्मल वेक्टर वो गिवन वेक्टर n1 वेक्टर और क्रॉस n2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा पक्का, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है आपको मालूम होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। और फिर जो पहला आपका प्लेन दिया हुआ है उसका आई कंपोनेंट आई जे के और दूसरा वाला का आई जे के। तो जो प्लेन हमको दोनों दिया है वो है आपका 2 1 -1, क्योंकि आप देख रहे होगे 2x + y - z = 3। और अगला हो गया आपका 1 2 1 1 2 1, ठीक है ना। चलिए तो अब हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको मल्टीप्लाई। तो आई कैप खत्म कहानी, 1 1 जा 1 और ये माइनस है तो ये प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये कहानी खत्म, 2 1 जा 2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो -1 आएगा तो +1 और प्लस के कैप और ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 2 2 जा 4 -1 तो 4 -1। तो ये आपका हो गया कितना, 3 आई कैप -3 जे कैप और प्लस 4 में से गया 3 के कैप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो देख रहे हो 3 -3 और 3, तो डायरेक्शन अगर रेशियोज अगर केवल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n वेक्टर चाहते हो तो आप ये 3 को अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर में।
क्योंकि आपको मालूम हो कि डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं वो ये कंपोनेंट होते हैं, अगर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई सब में और सब में डिवाइड कर दें, चाहे मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप केवल वन और -1 और क्या ले लें 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप अगर 3 -3 और 3 लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप इसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 -9 और 9 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम तो भैया 1 -1 और 1 को ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज 1 -1 और 1। ये हो गया। चलिए अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ऊपर वाले में, और वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो नीचे वाले में। तो आपको हम दोनों लिख के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं है कि वेक्टर इक्वेशन चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स। तो भैया हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इन्होंने तो वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछा है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन ही लिख लेते हैं, क्योंकि सब तो कार्टेशियन इक्वेशन ही दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर वाला में वैल्यूज को रख देंगे। ए हमारा आया हुआ है 1, तो 1 × x - x1 के जगह पे आप 2 रखोगे, फिर प्लस b के जगह पे आप रखोगे -1, तो ये आपका -1 हो जाएगा, और y - y1 के जगह पे हो जाएगा 1, फिर प्लस c के जगह पे आप रखोगे 1, और z - z1 के जगह पे रखोगे आप +1 = 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये x - y और ये +z यहाँ से, और यहाँ से आएगा -2, यहाँ से +1 और यहाँ से +1 = 0। तो ये -2 ये 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब x - y + z = 0 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही आपका प्लेन का इक्वेशन आएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया था कि इस प्लेन का y एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनेगा वो निकालिए। तो वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वो भी निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन आ चुका है और y एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन रेशियोज जानते हैं। सबसे पहली बात आप जरा समझिएगा हमारी बात को, हमें ये जो 1 -1 और 1 रहता है वो प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं रहता है, बल्कि प्लेन के नॉर्मल का रहता है। और ये जो हमारा प्लेन आया हुआ है, उस प्लेन का y एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। तो y एक्सिस तो हम नहीं जानते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है ना। तो y एक्सिस को हम लोग रैंडमली ही मानना पड़ेगा, और प्लेन को भी हमको रैंडमली ही मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, दिस इज माई प्लेन, है ना। कोई भी तरह का प्लेन आप मान सकते हो, और ये हमारा y एक्सिस है। तो आपको मालूम होगा कि हमको प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं मालूम रहता है, बल्कि प्लेन के नॉर्मल का रहता है। तो हमको तो ये एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये एंगल तो थीटा होगा। लेकिन जो प्लेन का नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियो 1 -1 1 जो दिया है वो नॉर्मल का दिया रहता है, और y एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो 0,1,0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, z एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया। तो हमको तो एंगल ये निकालना है, लेकिन अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एंगल निकलेगा। तो ये एंगल को अगर आप सुनिएगा ध्यान से, ये एंगल को आप थीटा मानते हो तो ये एंगल आपका क्या आएगा 90 - थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये आपका आ जाएगा 90 - थीटा, मालूम है ना, 90 - थीटा। तो अब cos 90 - थीटा तुम माने क्या हो, तुम माने हो एंगल बिटवीन y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड z, दिस इज द प्लेन। तो अगर आप इसको थीटा माने हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 - थीटा लिखे हो, तो यहाँ का अगर हम बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर मालूम है उसके बीच का एंगल अगर हमारा थीटा है, तो cos थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर, ये लिखते हैं ना हम लोग, मॉड के साथ लिखते हैं कि 90 - थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे cos 90 - थीटा। और अब देखिए, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो भैया यहाँ पे ही ना डॉट प्रोडक्ट है, तो 0 का 1 में करेंगे तो ये 0 × 1 प्लस 1 × -1 फिर प्लस 0 × 1 और डिवाइडेड बाई √0² यानी कि 1 आएगा, प्लस इनटू अंडर रूट यहाँ करेंगे तो 1² + 1² + 1², यहाँ तो आएगा कुछ। अब देखा जाए ये क्या आ रहा है, तो ये आपका 0, ये भी 0, और ये देखिएगा बीच में जो था 1 × -1 था, 1 × क्या था
-1 ये था, तो ये -1 आएगा और नीचे आपका ये √3 आएगा। तो इस तरह से साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू आपका 1/√3 आया। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√3। दिस इज योर एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड प्लेन। हमेशा याद रखिएगा कि प्लेन का अगर एंगल निकालना है वाई एक्सिस के साथ, तो सबसे पहले आप नॉर्मल का ही कुछ दिया रहता है, प्लेन का नहीं रहता है डायरेक्शन रेशियो, जो कोफिशिएंट रहता है, जो कोफिशिएंट रहता है प्लेन के नॉर्मल का रहता है। तो अगर हमको ये एंगल थीटा निकालना है, तो सबसे पहले ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो अब दो वेक्टर हमको मालूम है, एक ये वेक्टर भी 1 i कैप -1 k कैप j कैप और 1 k कैप, और ये वेक्टर भी मालूम है 0 i कैप 1 j कैप और 0 k कैप। तो दो वेक्टर मालूम है और उसके बीच का एंगल हमको पता है कि 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा हम निकाल सकते हैं, और वो हमने निकाला। ठीक है ना। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसी ईयर में एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया था, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप देखिए, अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे विजुलाइज करने का कोशिश करिएगा। अगर जिंदगी में एक बार दो बार विजुलाइज नहीं करोगे और सोचोगे कि वेक्टर इन 3D के क्वेश्चन हमारे इजी हो जाएं, कभी नहीं होने वाले हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर शुरू में मेहनत कर दोगे तभी जाके वो विजुलाइजेशन इजी होगा, और बार बार विजुलाइजेशन करने से ही क्वेश्चन इजी होते हैं वेक्टर इन 3D का। इसमें दिमाग लगता है, और दिमाग कहाँ लगता है, विजुलाइज करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, वो देखो। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ऑल्सो राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। सबसे पहले ये समझो कि इन्होंने क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने एक पॉइंट P दिया है, P का कोऑर्डिनेट लिख लो बिना सोचे समझे, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो ये है आपका -2, -4 और 7, ये आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q। तो Q है कहाँ, तो वो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन आपको दिया है। तो मान लो एक लाइन कुछ इस तरह का है, और एंड द प्लेन, और एक प्लेन है। तो एक मान लो ये प्लेन है आपका कुछ इस तरह से। अब ये जो इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पे Q पे, किसका किसका, तो एक लाइन का इक्वेशन दिया गया था ना हमको, लिख देते हैं चलो, है ना। ये लाइन का जो इक्वेशन है हम लिख देते हैं यहाँ पे। चाहे छोड़ो लाइन का इक्वेशन, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए, इस लाइन का इक्वेशन हम यहाँ लिख दिए हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। एंड ये जो प्लेन था उसका इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट आपका i कैप -j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6। तो इन्होंने बोला कि ये प्लेन और ये जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया है उसको Q मान लीजिए, और P का इस Q से डिस्टेंस आप निकाल के बताइए कि कितना डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा प्लेन से, वो बोला कि जहाँ पे हमारा लाइन जो दिया गया था, ये वाला लाइन और ये वाला पॉइंट, सॉरी प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ के इंटरसेक्शन से P का डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि हम Q पॉइंट कैसे निकालें। Q पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, तो Q पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा हमारी बात को, सबसे पहले हमारी बात को समझिएगा कि ये जो R वेक्टर दिया है ना, इस पे एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक जनरल पॉइंट मानेंगे और इसको पहले हम लोग साइमेट्रिक फॉर्म में बदलेंगे इस लाइन के इक्वेशन को। और उसको बदलने के लिए क्या होता है कि ये जो R वेक्टर होता है, सुनो ध्यान से, अगर ये R वेक्टर दिया गया था तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर का मतलब होता है कि हमारा जो पॉइंट, ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 - 2 और 6 से पास कर रहा है, और लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो प्लस लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई है 2, -1, 2, ये आपका लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो आप जब इक्वेशन लिखते हो लाइन का तो x - x1 लिखते हो, आपको मालूम होगा कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका, x - x1 बाई ए इक्वल टू y - y1 बाई बी इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। तो यहाँ पे आपका x1 है, y1 है, z1 है, ये आपका क्या है, x1 है, y1 है, z1 है, ये आपका a होता है, b होता है, c होता है, जो लेमडा के कोफिशिएंट्स रहते हैं। तो इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म हम लिख दिए, x - x1 यानी कि x - 3 और बाई a का मतलब 2, और फिर y - y1
तो y1 में खुद माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, और y जो b है वो यानी कि -1, और इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 आपका 6 हो गया और बाई c यानी कि 2, और ये बराबर हम लिख देंगे लेमडा, यही हमारा जो लेमडा होता है वो। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मानते हैं लेमडा के रूप में। आपको मालूम होगा कि लेमडा के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग इस पॉइंट पे लाइन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से इसको और इसको केवल कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारा x बराबर सीधे नजर आएगा आपका, देखिएगा अगर आप यहाँ से अगर इसको कंपेयर करिएगा तो ये लगेगा x, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 लेमडा, और ये -3 जाके +3 बना लेगा। उसी तरह से अगर हम y लिखें, क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन पे जो x y z होता है तो x y z इस लाइन के ऊपर पॉइंट माना जाता है। तो अब y क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस लेमडा और -2, और z क्या होगा आपका यहाँ से, तो z हो जाएगा 2 लेमडा और +6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट अ पॉइंट, या फिर ऐसे लिखेंगे लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑन, ऐसे लिखो लेट पॉइंट ऑन लाइन, है ना, गिवन लाइन लिख दो तो और बेहतर है, गिवन लाइन, लेट पॉइंट ऑन गिवन लाइन एज, ये बोल दिए। और यहां पे लिख देना कि दिस इज द क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो, अब ये अगर हम पॉइंट मान चुके हैं अपने प्लेन के ऊपर, सॉरी लाइन के ऊपर, अब ये पॉइंट का और खासियत क्या है कि ये पॉइंट हमारा इस प्लेन को भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि प्लेन के ऊपर भी है। सिंपल सी बात है, प्लेन के ऊपर भी है ना हमारा ये पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, आर वेक्टर में छुपा रहता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड की कैप, और इसके साथ डॉट लेते हो आप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6 का। तो डॉट प्रोडक्ट लेगो तो आई का गुना होगा, यानी कि प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, तो x का 1 में मल्टीप्लाई तो x, y का -1 में मल्टीप्लाई तो -y, और z का k में मल्टीप्लाई तो z, और बराबर 6 को हम -6 ऐसे करके बराबर 0 लिख देते हैं। अब ये पॉइंट में खासियत क्या था कि इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम क्या लिख देंगे कि पॉइंट Q सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये x को y को और z को इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है x माइनस वाई और प्लस z और -6 इक्वल टू 0। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 लेमडा, दिख रहा है ना भाई, है ना, थोड़ा सा हाँ दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लेमडा +3, फिर -y है तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और ये दोनों भी माइनस है। तो प्लस लेमडा और +2 और प्लस z है, तो प्लस में z की जगह पे क्या होगा, 2 लेमडा +6, यानी कि 2 लेमडा और +6, और ये पहले से -6 इज इक्वल टू 0। तो ये -6 + 6 तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। और ये 2 लेमडा और ये 1 लेमडा और ये 2 लेमडा, तो 2 2 4 और 1 5 लेमडा आया। और ये देखिए ये 2 और 3 5, बस 5, यानी कि प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से लेमडा का वैल्यू आपका -5/5 होगा, इसका मतलब -1, यानी कि लेमडा का वैल्यू आ चुका है -1। तो अब इस लेमडा का वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमारा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि q का है, ठीक है ना। तो अब यहीं पे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन गिवन पॉइंट q, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि हेंस पॉइंट q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो -2 और +3 तो 1 होगा। फिर यहाँ पे आप डालेंगे -1 तो ये +1 और -2 तो -1 होगा। यहाँ पे अगर -1 डालेंगे तो -2 और +6 4 होगा, पॉइंट हो गया। अब हमको PQ डिस्टेंस निकालना था, तो हेंस क्या लिख देंगे, हेंस PQ
डिस्टेंस निकालना था, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो यही मान लीजिए q, तो 1 माइनस ऑफ -2, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से -1 और वहाँ से माइनस ऑफ -4 यानी कि +4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 तिया 9 प्लस ये भी आपका 3 तिया 9, फिर ये आपका 7 में से 4 गया 3, 3 तिया 9, तो 9 9 18 9 27 है ना। तो 27 अगर हो गया यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो कि √3 × 9, और 9 से बाहर आ जाएगा 3, यानी कि 3√3 है ना यूनिट, इसका डिस्टेंस हो गया। अब और भी कुछ पूछ रहा था क्या इसमें, शायद एक और क्वेश्चन था ना इसमें, ऑल्सो राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ, तो भैया PQ का हमको वेक्टर इक्वेशन भी लिखना है, तो ये आपका पॉइंट क्या था 1 -1 और 4, तो वेक्टर इक्वेशन लिखना तो आसान है ना। देखिए कैसे 2 पॉइंट दिया रहता है तो वेक्टर इक्वेशन लिखा जाता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये फॉर्म का लाइन होता है हमारा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो अगर आपको एक कोई भी पॉइंट दिया है और b वेक्टर निकालना है, तो b वेक्टर के लिए क्या किया जाता है कि q में से b घटा दीजिए, है ना, q में से p घटा दीजिए, वो आपका b वेक्टर हो जाता है। और a वेक्टर में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, p को भी q को भी। तो यहाँ पे r वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसमें से आप इसको घटाइए, तो 1 और माइनस, फिर -2 होगा तो +2, और यहाँ पे हो गया i कैप, फिर प्लस, फिर -1 और इसमें माइनस ऑफ, फिर -1, तो ये +4 हो जाएगा j कैप, फिर प्लस, फिर आप लिखेंगे 4 और -7 और यहाँ पे हो जाएगा k कैप, और ये बंद। यानी कि आपका जो वेक्टर इक्वेशन आएगा वो r वेक्टर बराबर -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये 3i कैप और प्लस 3j कैप और -3k कैप। ये भी लिख सकते हैं, अगर 3 कॉमन दिख रहा है सब में, तो 3 कॉमन लेके जो 3 लैम्डा आएगा उसको एक अगला कांस्टेंट बना सकते हो। यानी कि आप इस इक्वेशन को -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप और प्लस में लेमडा में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 लेमडा आएगा, 3 लेमडा को एक नया कांस्टेंट कैपिटल K मान लेते हैं, या अगर K कैप यूज हुआ है तो म्यू मान लीजिए, और ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और म्यू को फिर से लेमडा आप लिख सकते हो, क्योंकि लेमडा और म्यू एक कांस्टेंट ही होता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव हो तो यहाँ पे अगर 3 3 नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये समझना चाहिए कि क्या हम इसमें कोई खास नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा जो इक्वेशन आया है वो आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ना, तो ये एकदम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर 6 6 माइनस 6 तो ठीक है, 7 7 माइनस 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गया है इसमें। सीबीएसई 2019 के पहले वाला क्वेश्चंस जो होगा 19 का और 19 के पहले वाला, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आता हो और अगर फील कर पा रहे हो आप वेक्टर के इक्वेशन को, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, और क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।